मालवा में आते हैं हम लोग, और यहाँ का संतरा एक्सपोर्ट होता है विदेशों में। इतना मीठा होता है और एक्सपोर्ट होता है, बाहर निर्यात होता है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा संतरे का उत्पादन, जैसे सोयाबीन सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारे मालवा में होता है पूरे मध्य प्रदेश का, ऐसे ही पूरे मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा संतरे का प्रोडक्शन हमारे मालवा में, और मालवा का हमारे नलखड़ा सुसनेर नलखड़ा में होता है। इस क्षेत्र में जहाँ अपन बैठे हैं, जहाँ आपने माणा क्रॉस किया था, वहाँ 20-20, 22-22 बीघा का मेरे ससुर जी का खुद का बगीचा है। आपने अंतरालिया का क्रॉस किया, वहाँ मेरे खुद के बगीचे के संतरे के बगीचे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मार्केट नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको बोला एक्सपोर्ट होता है, तो एक्सपोर्ट का बेनिफिट किसको मिलेगा? बिजनेसमैन। किसान को उसका कोई बेनिफिट, पहली बात। स्टोरिंग व्यवस्था नहीं है संतरे की, जैसे किसान के पास कोई स्टोरेज नहीं है। कोल्ड स्टोर होता संतरे को रोक लेता। और संतरे की खेती कैसी आप जानते हैं कि अगर 1 महीना ज़्यादा समय रुक गया, ज़मीन पे गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, किसान को कुछ नहीं मिलेगा। हवा, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि कुछ भी चल गया तो संतरा ख़त्म हो जाएगा। अगर प्रोडक्शन किया जाता है ना, जैसे उसका संतरे का जूस पैक किया जाता है, तो कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं उसके प्लांट यहाँ नहीं है। प्लांट यहाँ जितने भी विधायक सांसद हुए, कैसी भी पार्टियों के, कई बार अनाउंसमेंट हुए, कई बार घोषणाएं हुई कि संतरे का प्लांट डलना चाहिए, संतरे का प्लांट डलना चाहिए, सोयाबीन का प्लांट डलना चाहिए, ऑयल प्लांट डलना चाहिए। आज तक किसी भी पॉलिटिशियन ने, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, कोई इस ओर ध्यान नहीं दिया। अगर ये ध्यान दिया जाता संतरे पर और सोयाबीन पर, तो आज किसान सक्षम होता, किसान बहुत पावरफुल होता। ये दोनों चीज़ें यहाँ सबसे ज़्यादा पैदा होती है मध्य प्रदेश में, और दोनों चीज़ों की ना तो स्टोरिंग व्यवस्था है, ना ही संतरे से प्रोडक्शन किया जाने कोई व्यवस्था है। कोई व्यवस्था नहीं, फैक्ट्री वगैरह नहीं। नहीं, संतरे में तो लागत निकल जाती है, लेकिन संतरे की खेती में भी क्या पिछले 3 साल से संतरे का उत्पादन नहीं हो रहा था, मतलब संतरे पैदा ही आ ही नहीं रहे थे पर्यावरण के कारण। 3 साल से कई किसानों ने संतरे खोद के फेंक दिए। मैंने 10 बीघे का बगीचा खोद के फेंक दिया, उसमें फल ही आना बंद हो गया। ये दिक्कतें थी, लेकिन फिर 2 साल 1 साल से फिर मार्केट वापस मिला है, भाव मिलने लगे और बगीचों में संतरे वापस से आने लगे, तो फिर नए बगीचे वापस लोगों ने लगाना शुरू किए हैं। एग्रीकल्चर में और हमारा प्रोडक्शन है, तुलसी बीज पैदा करते हैं। आपने सुना भी नहीं होगा कि तुलसी की खेती, तुलसी बीज सुना कभी? तुलसी बीज पैदा करता हूँ मैं, खुद पैदा करता हूँ। चिरायते का नाम सुना? चिरायता हम पैदा करते हैं, जिसकी दवाई बनती है डायबिटीज़ वगैरह की। चिरायते का मैं खुद किसान हूँ, लेकिन चिरायते का यहाँ कोई कृषि उपज मंडी नहीं है। चिरायता, आपने किनोवा का नाम सुना? किनोवा एक मोटा अनाज होता है, किनोवा। बाजरा, बाजरा सुना? बाजरा, उसी प्रकार से किनोवा। मैंने इस बार किनोवा की खेती की। डायबिटीज़ के पेशेंट, डाइजेशन मतलब पेट की प्रॉब्लम वाले पेशेंट, जो गेहूं से जो नुकसान लोगों को हो रहा है, वो लोग किनोवा, बाजरा, किनोवा ये खाते हैं। और इधर किनोवा की खेती शुरू हुई है इस बार, अभी पहले 2 साल से किनोवा शुरू। लेकिन इसकी मध्य प्रदेश में एक ही मंडी है, नीमच, मात्र एक मंडी, जहाँ पर किनोवा, बाजरा, आपका तुलसी बीज, चिरायता, इनको, और चिया, चिया नाम सुना हुआ, तो ये खेतियाँ होती है, लेकिन इसकी मंडी नहीं है, इसकी परचेसिंग नहीं होती। हम लोगों को जेब के ट्रांसपोर्टेशन से, अपने व्हीकल से, अपने वाहनों से या किराए के वाहन से नीमच तक इस चीज़ों को हमको लेके जाना पड़ता है। एक खुशी की बात ये सुना दूँ कि तात्कालिक मनमोहन सरकार के द्वारा एक कुंडालिया डैम के नाम से सुना होगा, बहुत बड़ा डैम बना है अभी, यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूरी है, कुंडालिया नाम से डैम बना है। उस डैम के माध्यम से कुंडालिया डैम बना काली सिंध नदी पर, काली सिंध नदी पर कुंडालिया डैम। उस कुंडालिया डैम का पानी सुसनेर लगभग पूरा इरिगेशन, पूरा रकबा कृषि का उससे सिंचित होना शुरू हो गया। पहले हमारे पानी की समस्या थी, अब उस कुंडालिया डैम के बनने से, तो मतलब पहले 2 फसल हम लेते थे 6-6 महीने की, अब 3-3 फसलें लेना धीरे धीरे शुरू हो रही है। सबसे बड़ा बेनिफिट है उसकी नहर, जब नहर से पानी नहीं है, पहाड़ी इलाके में बड़ी बड़ी वो टंकियाँ बनाई है, वो टंकियों से डायरेक्ट पाइप के माध्यम से खेत खेत तक पानी पहुँचा। आज मेरे खेत में पाइप है, मेरे को पानी पिलाना है, ढक्कन खोलूँगा, पाट से पानी जाके पिएगा। इतनी बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था ये हुई है। ये तात्कालिक मनमोहन सरकार में स्वीकृत हुआ था, लेकिन वो पेंडिंग हो गया था,
किसी कारणवश, तो बाद में जो वर्तमान सरकार है माननीय नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने उसको डेवलपमेंट किया और बांध बना करके पानी सप्लाई करना शुरू किया। पूरे सुसनेर का पूरा इलाका सुसनेर और नलखेड़ा पूरा लगभग मतलब 75% एग्रीकल्चर एरिया उससे सिंचित होने लगा है। अभी शुरुआत हो रही है, धीरे धीरे कुछ सुधार हो रहा है, उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा किसानों को। धनिया की हमारे यहाँ कोई मंडी नहीं है, धनिया हमको ले जाना पड़ता है रामगंज मंडी का नाम सुना हो राजस्थान में, वहाँ धनिया हमारा बिकता है। मसाला उत्पादन धनिया की हम प्रमुख, धनिया, गेहूँ, संतरे हो जाते रायड़ा नाम सुना, रायड़ा सरसों, उसको रायड़ा ही बोलते हैं। हैं, बोलते हैं। हाँ, रायड़ा पैदा होता है। जैसे तिलहन फसल है, तेल निकलता है, जैसे सोयाबीन से तेल निकलता है वैसे ही रायड़े से भी तेल निकलता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या किसानों की, चाहे वो सुसनेर नलखेड़ा की बात कर लो, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लो, चाहे ऑल ओवर इंडिया की बात कर लो, जब तक किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना मूल्य कोई भी सरकार नहीं दे पाएगी, तब तक किसान को सक्षम समृद्ध नहीं बनाया जा सकता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इस ओर कोई भी सरकार काम आज तक नहीं कर पाई। मेन प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि आज सोयाबीन का भाव है, आज मेरी सोयाबीन 1 साल भर रोकने के बाद, घर पे स्टॉक करने के बाद 1 साल बाद आज मैंने 4,350 में सोयाबीन बेची। अब अगर उसकी कॉस्ट निकाली जाए, कॉस्ट एनालिसिस किया जाए, तो उस सोयाबीन की कॉस्ट इससे ज़्यादा मतलब कोई बेनिफिट किसान को मतलब हमको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि लागत बहुत बढ़ रही है। अब लागत में केमिकल स्प्रे करना, दवाइयाँ बहुत महंगी, कोई ध्यान नहीं गवर्नमेंट का कि उसकी मैक्सिमम MRP क्या है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कौन देखेगा? आप समझ रहे मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ? किसान की उपयोग की कोई खाद बनी, किसान के उपयोग के लिए उसकी कृषि फसल में स्प्रे करने के लिए कोई दवाई बनी, वो दवाई मार्केट में सेल हो रही, दवाई कंपनियां बेच रही है। गवर्नमेंट का इस ओर ध्यान नहीं है कि उसकी MRP जो है और उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसके उत्पादन की लागत है, उसकी तुलना कोई गवर्नमेंट नहीं करती है। जैसे MRP है उसकी मान लीजिए 100 रुपये, जबकि उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है 10 रुपीज़, तो क्या 90 रुपये पूरा बेनिफिट तो नहीं होगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन चार्ज किसान तक पहुंचते पहुंचते उसकी लागत आती है कुछ, लेकिन 90% लागत आ जाना क्या संभव है? अगर उसको रिजनेबल रेट में वो चीज़ उपलब्ध होगी तो किसान को वाजिब दाम में मिलेगी और उसकी कृषि की लागत कम होगी। पहली प्रॉब्लम, इस चीज़ को नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बढ़िया बात आपके सामने रख रहा हूँ मैं। जैसे खाद आता है, अब खाद की बोरी के लिए सरकार ने क्या करा, गवर्नमेंट सप्लाई शुरू किया। वैसा बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ आपको, गवर्नमेंट सप्लाई तो है, हमें मार्केटिंग से खाद मिलता है, लेकिन उसकी जो रेट हमको देना पड़ती है वो मार्केट रेट के बराबर है। आप समझ रहे मेरी बात? मार्केट में एक खाद की बोरी 1250 मिल रही है, वही खाद की बोरी 1250 में आपको मार्केटिंग सोसाइटी से मिलेगी, नो प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? सिर्फ कि किसान को आज उसका पैसा नहीं देना पड़ा, 0% ब्याज पर कोऑपरेटिव बैंक उसको खाद दे देती है। तो ये कोई बहुत बड़ा बेनिफिट मैं नहीं मानता, ये कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं है। उसको खाद की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन और उसकी सेलिंग प्राइस मार्केट रेट से कम में मिलना चाहिए, तो किसान की लागत कम होगी। किसान को कोई मुआवजा, कोई अनुदान मत दीजिए, सिर्फ उसकी जो उसकी उपयोगी दवाइयाँ प्रोडक्शन है उसको वाजिब दाम में कंपनियों से दिलवा दीजिए, और उसका जो प्रोडक्शन है उसके मार्केट से वाजिब दाम दिलवा दीजिए, किसान सक्षम हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सरकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सरकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, जरा सी पॉलिसी चेंज करना है कि जो दवाई कंपनियां हैं, जो खाद की कंपनियां हैं, कृपया वो अपनी मैक्सिमम रिटेल प्राइस रिजनेबल रखे, अपना बेनिफिट 20% 10% जो लेना वो जोड़े, 50% 70% प्रॉफिट ना जोड़े। अगर इस ओर सरकार ध्यान देना शुरू कर देगी तो किसान अपने आप सक्षम हो जाएगा। उसको आपको कोई मुआवजा, बीमे की व्यवस्था शुरू हुई सरकार, यहाँ 3 साल से बीमा नहीं मिला, किस्त कट रही है, पेमेंट हम 2-2 किस्त कटते बीमे की, किसान क्रेडिट कार्ड बनता है। सरकार को क्या मालूम है, 0% ब्याज पर हम किसानों को पैसा दे रहे हैं, किसानों को कम से कम 4% 8% पर हम क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा रहे हैं, 0% बेनिफिट। इन दोनों चीज़ों से किसान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रीज़न बता रहा हूँ, मेरा KCC है 4 लाख का बैंक में, मेरा किसान क्रेडिट कार्ड है बैंक में 4 लाख, बैंक उसकी मनमर्जी से ब्याज वसूल करेगी, 11% 12% ब्याज। सरकार का कहना कोई सी बैंक मानने को तैयार नहीं, वो उसका ब्याज लेगी, पहली बात। दूसरी बात,
एक सिस्टम सरकार ने बनाया कि आपको 6 महीने में उस किसान क्रेडिट कार्ड को पलटा करना रहता है, मतलब जमा करना और वापस निकालना। अब समस्या ये है, बहुत जायज़ प्रॉब्लम बताऊँ ज़मीन स्तर की आपको, इन सब चीज़ों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं किसान क्रेडिट कार्ड का पलटा करवाऊँगा तो मेरे पास एकदम 4 लाख रुपए उपलब्ध नहीं होंगे, मार्केट नहीं, या तो मैं फसल बेचूंगा, कम भाव में बेचूंगा, और मार्केट नहीं है तो मैं क्या करूँगा, बैंक वाले के पास जाऊँगा, गिड़गिड़ाऊँगा कि साहब 2000 ले लो, 10% ले लो, 5% ले लो, मेरे पास पैसा नहीं है, जमा बता दो और नामे करके बता दो, मतलब जमा कर लो और नामे कर लो, ये तुम 5000 रुपये ले लो। बहुत जायज़ चीज़ बता रहा हूँ बॉस, कोई नहीं बोलेगा इन चीज़ों को। इससे किसान का ब्याज लग रहा है, समझ लो आप, सेकेंडरी पेमेंट देना पड़ रहा है उसकी अपनी मजबूरी। बैंक कहेगा मैं हम आपसे रिश्वत नहीं लेंगे, आप पेमेंट जमा कर दीजिए और निकाल लीजिए। अब किसान की मजबूरी है कि 3-3, 4-4 लाख रुपए इकट्ठा कहाँ से लाए, या तो फसल बेचे कम दाम पे, और ये तो आप जानते हो सब लोग, किसान के पास फसल है, भाव कम, मार्केट में व्यापारी के पास फसल चली गई, व्यापारी रोक के रखेगा, व्यापारी क्या करेगा, स्टोरिंग कर लेगा, और जरूरत पड़ेगी कंपनियों को तो भाव बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे सोयाबीन है, ऑयल प्रोडक्शन होता है, ठीक, प्लांट बनते हैं सोयाबीन प्लांट, उनको तो माल इकट्ठा करना रहता है, उनको माल कलेक्ट करना पड़ता है, तो वो 1 महीने 2 महीने में जितना माल परचेजिंग करना पड़ता है वो व्यापारी से कह के अपना माल खरीदवा लेते हैं, वो माल सोयाबीन प्लांट तक पहुंच जाता है। उसके बाद जो किसान के पास एक्सेस माल है वो किसान अपनी मजबूरी में माल को बेचेगा, व्यापारी के पास जाकर के वो माल स्टोर हो जाएगा। अब व्यापारी जब मन चाहे समय तक, आपको ये बता दूँ मैं, आप एनालिसिस करना, 5-5, 4-4, 5-5 साल तक व्यापारियों के पास सोयाबीन धनिया माल पड़ा रहता है। अब इतना स्टोरिंग करेंगे, माल सेल ही नहीं करेंगे वो, क्योंकि जब तक भाव नहीं मिलेगा सेल नहीं करेंगे। और माल जब मार्केट में नहीं आएगा किसानों का, तो जो रॉ मटेरियल जिन कंपनियों को किसान के प्रोडक्शन का रॉ मटेरियल चाहिए वो भाव बढ़ाएगी, नहीं तो कंपनियाँ बंद हो जाएगी। तो ये सिस्टम बहुत ज़बरदस्त तरीके से बिगड़ा हुआ है। अगर सरकार 3 बातों पर ध्यान दे ले किसान को समृद्ध बनाना है तो, बात नंबर 1, उसको जो खाद बीज दवाइयाँ मिल रही है वो रिजनेबल दाम पर मिले, कंपनियां मनमाना रेट वसूल नहीं करे, पहली बात। दूसरी बात, जो किसानों को माल उपलब्ध कराया जा रहा है दवाइयाँ, फर्जी कंपनियों पर सरकार शिकंजा कसे। 90% दवाइयाँ विक्रेता कंपनियाँ फर्जी है। मिट्टी जैसे खाद बेचती है, दवाइयों का कोई उत्पादन ठीक से नहीं, कोई उपयोग नहीं हो रहा दवाइयों का, ऐसी चीज़ें मार्केट में आ रही, किसानों के उपलब्ध हो रही है जिनका कोई फसलों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। 2-2, 3-3 चार्ज, पहले एक बार हम स्प्रे करते हैं दवाई का, एक बार ही काम कर जाती थी, इल्ली मर जाती थी, मच्छर मोहल्ला मर जाता था। अब वही दवाई 4-4 डोज हमको देना पड़ रहा है, 4-4 बार हमको वो दवाई देना पड़ती है फसलों को। क्यों? क्योंकि दवाई की वो क्वालिटी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, कोई क्वालिटी वाला प्रोडक्शन नहीं है, कोई क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो पहली चीज़, अगर किसानों को रिजनेबल दाम पर दवाइयाँ, खाद, बीज आदि उपलब्ध हो जाए, अगर किसानों को क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सरकारों ने व्यवस्था की है, वो बिना ब्याज के रिजनेबल दर में पैसा मिल जाए, और पलटा करने की व्यवस्था जो सिस्टम है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, एक बहुत गंदा सिस्टम है, 6 महीने में आपको पलटा करना ही है, अन्यथा ब्याज चालू। आपने नाम सुना होगा, स्वामीनाथन ने किसानों के लिए उनकी फसल का उचित दाम दिलवाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की थी। आज तक भारतवर्ष में कहीं भी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं हुई, उसके अनुसार किसानों को दाम नहीं मिलना शुरू हुआ। कौन देखेगा? कोई सी भी पार्टी, कोई सा भी राजनीतिक दल हो भारत के अंदर, सिर्फ जनता को, किसानों को, मजदूरों को वोट बैंक समझा गया है, और उसी के अनुसार काम सरकारें कर रही है। चुनाव के समय लालीपाप दिया जाता है, कुछ घोषणा की जाती है, कोई कह रहा हम 2 किलो की देंगे, कोई कह रहा हम कुकर देंगे, कोई कह रहा हम ये देंगे। ये क्या, इस देश को मजाक समझ रखा राजनीतिज्ञों ने? आपने देखा होगा ये व्यवस्था में, आप सब भाई घूम रहे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आप जा रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। आप चाहे किसी चैनल के माध्यम से काम कर रहे हो, या चाहे आप लोग बिजनेस करके इस काम को कर रहे हो, लेकिन मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतनी मेहनत से दूर दराज के इलाकों में जाकर के, भाई साहब ने अभी मुझे बताया कि हम दूर दराज से, जिनकी बात कोई नहीं सुनता, जहाँ तक चैनल नहीं पहुँचते, वहाँ तक आप पहुँच करके इन लोगों की समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुलमी आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप इतना बढ़िया काम इस क्षेत्र में कर रहे हैं। और मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूँगा, ईश्वर परमपिता परमात्मा आपके इस ध्येय में, आपके इस उद्देश्य में निश्चित रूप से आपको सफलता देगा।
और मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि यदि मेरी बात में दम है, यदि मेरी बात में सच्चाई है, तो आप निश्चित रूप से जवाबदारों तक, जिम्मेदारों तक मेरी इस बात को पहुँचाएंगे। किसानों को क्या ज़रूरत है? अनुदान नहीं चाहिए उसको, मैं खुद कह रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए अनुदान। मुझे सिर्फ क्या चाहिए? मेरी फसल का उचित दाम चाहिए, और मैं जो दवाइयाँ, खाद बीज आदि का उपयोग करता हूँ उसका सही कीमत सही मुझे उपलब्ध कराइए। समृद्ध सक्षम बनाना है तो उचित मॉनिटरिंग करना पड़ेगी। जिस काम के लिए पैसा दिया है उस और महिलाओं को सुविधाएं उपलब्ध कराना पड़ेगी, तब जाके व्यापार व्यवसाय में हमारी मातृशक्ति महिलाएं आएगी। ये 3-4 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, मैं वो बात छूट गई थी बीच में, माफ़ी चाहूँगा। आज मध्य प्रदेश के अंदर आप एनालिसिस करिए, विश्लेषण करिए, सर्वे करिए, पूरी एजुकेशन का धर्रा समाप्त हो चुका है। कहीं बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है। क्यों? टीचर की लापरवाही है क्या इसमें? मॉनिटरिंग नहीं है। टीचर को क्या माना गया आजकल मालूम है आपको? चुनाव करवाने का कर्मचारी। आप, ये बहुत बड़ी समस्या है। अब एग्जाम के समय में चुनाव में ड्यूटी लगा रहा हूँ, आचार संहिता लग गई, हम सर्वे करते हैं, मतदाता का नाम जुड़वाने में काम टीचर काम कर रहा है। ये क्या है? मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ वहाँ प्रतिदिन सरकारों से निर्देश आते हैं, आपको ये कार्यक्रम करना है, आपको ये कार्यक्रम करना है, ये फ़ोटो डालना है, ये काम करना है, अगर शाम तक फ़ोटो नहीं डालोगे तो आप पर कार्रवाई करेंगे। क्या टीचर इसके लिए है? काय के लिए टीचर? और आज के ज़माने में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से सरकारी बेनिफिट के अलावा, सरकारी जनता के काम के अलावा ऐसे काम लिए जा रहे हैं जिसमें सरकार का एक प्रकार से इनडायरेक्टली प्रचार हो रहा है। रूलिंग सरकारें प्रचार करवा रही कर्मचारियों से अपनी अब विभिन्न प्रकार की योजनाएं लॉन्च कर देगी, और सरकारी कॉलेज हुआ, स्कूल हुआ, कृषि विभाग हुआ, सारे विभागों को टारगेट दे देगी, आपको ये काम करना है। क्या सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए शिक्षा विभाग है? तो ये व्यवस्था जब तक जिस व्यक्ति से उसका काम नहीं लिया जाएगा तब तक काम से टीचर का काम लो। उसका काम बच्चों का भविष्य बनाना है, पढ़ाने का काम, वो काम लो। आप नई यूनिट बना दीजिए आपको चुनाव करवाने के लिए, कर्मचारियों का नया दल गठित कर दीजिए। जब आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कर्मचारियों को तनख्वाह बना रहे हो आपके चुनाव करवाने के लिए, मतदाताओं में नाम जुड़वाने के लिए, आपके इलेक्शन के सर्वे के काम के लिए, या विभिन्न प्रकार की सरकारी रिपोर्ट के लिए आप अपना एक अलग से वो बना लीजिए, अलग से संस्था। तो टीचर अपना ध्यान टीचर पे देगा। टीचर सिर्फ डाकिया बन गया है, फील्ड से जानकारी लेगा, सरकार तक जानकारी। सरकार को कुछ नहीं चाहिए, सरकार को डाटा चाहिए। और फिर सरकार वाही कहेगी हमने इतने लोगों को शिक्षा दी, हमने इतने लोगों को रोजगार दिया। ये चीज़ें जब तक नहीं बदलेगी इस प्रदेश से, तब तक किसी भी प्रकार से एजुकेशन का ढर्रा नहीं सुधर सकता है। टीचर को सम्मानजनक वेतन दीजिए, शिक्षाकर्मी व्यवस्था बंद कीजिए, हैं, और ये अस्थायी कर्मी जितने भी सरकारी स्कूलों में अस्थायी कर्मी व्यवस्था जब तक मध्य प्रदेश से बंद नहीं होगी, मध्य प्रदेश में व्यवस्था नहीं सुधरेगी। अस्पताल में अस्थायी कर्मी, कॉलेजों में, मैं खुद अतिथि विद्वान हूँ, आपको एक आश्चर्यजनक सत्य बता रहा हूँ। आप खुद अगर बहुत ईमानदारी से मेरी बात सुन रहे हो तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं डॉक्टरेट हूँ, PhD हूँ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप से, मैं MCOM हूँ, मैं MA हूँ, मैं LLB हूँ, मैं MP स्लेट हूँ, नेट स्लेट होता है आपको मालूम होगा। सारी एजुकेशन करने के बाद सन 1996 से, लिखो सन इसको, सन 1996 से आज 2024 तक सिर्फ अतिथि विद्वान बन के रहा हूँ। सरकारें मुझे नियमित नहीं कर पाई। बताइए, इतना बड़ा प्रताड़ित व्यक्ति, इतना बड़ा एजुकेटेड व्यक्ति, और हर डिग्री मेरी प्रमाणित है। आज मुझे क्लास में पढ़वा लीजिए, आपको अनुभव हो गया होगा कि मैं जिस प्रकार से 27 साल का रिकॉर्ड है मेरा पढ़ाने का क्लास में। बच्चे वाई कहते हैं, बच्चे कहते हैं कुलमी सर की क्लास में बैठेंगे। बच्चे दूर दराज से मेरा पीरियड अटेंड करने आते हैं। जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को टॉपिक को, घर पढ़ने जाने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं कि हमने सरकारों से गुजारिश नहीं की, और मेरे जैसे पूरे मध्य प्रदेश में 4000 अतिथि विद्वान प्रताड़ित, दुखी और परेशान हो रहे हैं। तात्कालिक दिग्विजय सरकार से निवेदन किया, तात्कालिक शिवराज सरकार से 15 साल के कार्यकाल में निवेदन किया। वर्तमान में जो शिक्षा, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, पहले उच्च शिक्षा मंत्री थे, अब मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, उनसे उस समय भी बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत लाखों हजारों वीडियो मेरे पास, आश्वासन के, हम भूखे मर रहे, आश्वासन सुन। बताइए, इतना एजुकेटेड व्यक्ति, इतने साल से 27 साल से अनुभवी व्यक्ति आज भी अतिथि रह करके रह गया, उसका वो क्या बच्चों का भविष्य कैसे बनाएगा? आपने बच्चों का भविष्य बनाया, आपने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। ये क्या व्यवस्था है? शिक्षा विभाग में शिक्षाकर्मी ये सब चल रहा, आपको मालूम, अतिथि शिक्षक
परेशान हो रहे। ये क्या व्यवस्था है, कौन देखेगा इनको? मैं किसी राजनीतिक दल की नहीं कह रहा हूँ, मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत आभार और बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ CJI चंद्रचूड़ साहब का। बहुत बढ़िया बात कह रहा हूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो फैसले माननीय चंद्रचूड़ जी के माध्यम से हो रहे हैं देश के अंदर, मैं उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो प्रशासनिक व्यवस्था का धर्रा तो चरमरा गया है, लेकिन हमारी न्यायालयीन प्रक्रिया भी जो बिगड़ने की कगार पर थी, CJI चंद्रचूड़ जी ने उस व्यवस्था में सुधार करा। उस मजिस्ट्रेट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो ईश्वर का रूप है इस भारत के लिए, वो ईश्वर का रूप उसने जन्म लिया है, जो बिना राजनीतिक प्रभाव के वो फैसले ले रहा है। मैं उस व्यक्ति को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं आपको कह रहा हूँ, भारत को सोने की चिड़िया बनाना है तो ज़मीन से लेकर के ऊपर तक का करप्शन समाप्त करवा दो। ऐसी व्यवस्था देश में लागू करवा दो कि करप्शन समाप्त हो जाए। मैं कह रहा हूँ, आपको कहीं कुछ भी कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना तो आपके पास वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ेगा, ना मार्केट से व्यापारियों से कर्जा लेना पड़ेगा।